नमस्कार साथियों, आप सभी को ईवाईएस में स्वागत है। ईवाईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनीस खान आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सिविल सर्विस के अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब टॉपिक से आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं या इन सब टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से पाँच छः क्वेश्चंस तो हर बार यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस में देखने को हमें मिलता है। तो आइए हम इन सबको देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे इम्पोर्टेंट हॉट एंड कोल्ड विंड्स एंड ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉट एंड कोल्ड विंड्स के बारे में, फिर उसके बाद ओशन करंट्स के बारे में। ये दो टॉपिक है जो हम अभी देखेंगे कि कौन सा हॉट विंड्स या कोल्ड विंड्स कहाँ से ओरिजिन होता है, उसका किस लोकेशन पे होता है, उसका नेचर क्या है, या टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे हॉट एंड कोल्ड विंड्स जो है ब्लो करता है। फिर या हम उसमें देखेंगे कि इन हॉट एंड कोल्ड विंड्स की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, चाहे समर में चाहे विंटर में। हम दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक्स में हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि जो कि एक बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि यूपीएससी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है कि लू या चिनूक या काल बैसाखी, ये क्वेश्चन यूपीएससी में मैच करने के लिए पूछा गया था कि इसको मैच कीजिए, कि इसके रीजन्स को मैच करना था, लोकेशंस को मैच करना था। तो हम ये देखेंगे कि हर बार पीसीएस में या यूपीएससी में एक या दो क्वेश्चंस हमें देखने को यहाँ से मिल जाएगा, इस टॉपिक से देखने को हमें मिल जाता है। तो हाँ, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हम कई सारी चीजें देखेंगे। एक हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोकेशन क्या है, नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है एंड इसका फीचर्स क्या है। नेचर्स, लोकेशन, टेम्परेचर एंड फीचर्स, ये चार चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जब भी टॉपिक्स पूछा जाता है, ये हॉट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हॉट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से हॉट विंड्स हैं, कहाँ कहाँ से ब्लो करती हैं, कौन से एरिया है, कौन से लोकेशन है इसका, उसको हम देखेंगे। और जनरली ऐसे टॉपिक्स जो भी पूछे जाते हैं तो ये मैच करने के लिए ही पूछे जाते हैं। इसको कहा जाता है कि आप मैच कीजिए। ABCD में दे देता है या 1 2 3 4 5 में दे देता है और कहता है कि इसको आप लोकेशन से मैच कीजिए, या इसके मैच कीजिए कि ये हॉट है या ड्राई है, इसको मैच करने की या कोल्ड विंड है, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आया हुआ है ऑलरेडी, या किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम इस पे चाहते हैं कि अलग से मैंने वीडियो बनाने की सोची कि इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लू। लू के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हॉट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हॉट विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, गर्म हवा। ठीक, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लू जो है, ये सबको आप सभी को पता है कि ये इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास या पाकिस्तान के रीजन में यहाँ पे बेसिकली इसका लोकेशन हमें देखने को मिलता है। ये इसका नेचर क्या होता है कि हॉट एंड ड्राई विंड्स होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स का मतलब ये हो गया कि इसमें मॉइस्चर कम होता है। तो ऐसे जब भी विंड्स हॉट एंड ड्राई होगा तो उसमें मॉइस्चर क्या होगा, बहुत कम होगा, डिक्रीज करेगा। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड मॉइस्चर डिक्रीज करेगा इस जगह पे। और फिर इसमें हम देखते हैं क्या क्या है कि जनरली इसको हमें देखने को मिलता है कि समर आफ्टरनून में ही हमें देखने को मिलता है इंडिया में। और ये एक सबसे बड़ी वजह है हॉट विंड्स का, लू का, कि इसकी वजह से हीट वेव्स होता है। ठीक, क्या होता है, हीट वेव्स होता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी जगह पे। जैसे लास्ट ईयर बात किया गया था कि नोएडा एक का जो जगह है, वहां पे हीट वेव्स का प्रकोप ज्यादा था, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत ज्यादा
गर्मी देखने को मिली थी, या जो विंड ब्लो कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा हीट्स देखने को मिली थी नोएडा के रीजन में, या और भी इंडस्ट्रियल रीजन जैसे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव गुरुग्राम का रीजन हो गया, तो इन सब जगहों पे हमें देखने को मिलता है। ठीक, क्योंकि इंडस्ट्रियल इफेक्ट भी होता है और फिर साथ साथ में लू का भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक पॉकेट या पर्टिकुलर पॉकेट एरियाज जहाँ पे ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार आईएमडी ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि आप लोग इस समर जो है विंड जो चलेंगी वो हीट वेव का प्रकोप ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो आप सब बच के रहें समर में, या आफ्टरनून के बाद या दोपहर के बाद कम निकलें घर से, क्योंकि हीट वेव्स का प्रकोप ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जान जाने की भी खतरा हो सकती है। तो इस वजह से लू लगने की वजह से, इस वजह से आप लोग घर में ही रहें और लिक्विड वगैरह का सेवन करें, इन सब चीजों का, कि हो सकता है हाँ जिसकी वजह से हीट वेव से बचा जा सके। ठीक है, ये तो आईएमडी का नोटिस का एडवाइजरी था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि बता दूं। फिर साथ साथ में हम देखते हैं चिनूक। चिनूक आपने सुना होगा, ईस्टर्न रॉकी रॉकी माउंटेन कहाँ है? यूएसए में। ठीक, यूएसए में रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी के ईस्टर्न साइड में जो रॉकी माउंटेन है उसके ईस्टर्न साइड में ये चिनूक का फॉर्मेशन होता है। किसका? चिनूक का। रॉकी के ईस्टर्न साइड में, रॉकी के ईस्टर्न साइड में चिनूक का फॉर्मेशन होता है। ये भी वार्म है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या करता है यहाँ पे, सडन राइज इन द टेम्परेचर कर देता है। इस रॉकी माउंटेन के आसपास या ईस्टर्न साइड में टेम्परेचर राइज कर जाता है। इसको हम देखेंगे कि इसको स्नो ईटर्स भी बोलते हैं। कई बार इसको हम क्या कहते हैं, स्नो ईटर्स कहते हैं। स्नो ईटर्स कहते हैं बिकॉज इट मेल्ट स्नो क्विकली, क्योंकि इसकी वजह से रॉकी माउंटेन के आसपास जो स्नोज होते हैं उसको ये मेल्ट कर देता है, क्योंकि वार्म एयर होता है जिसकी वजह से स्नो मेल्ट हो जाता है। फिर आते हैं फॉयन के बारे में, हमें देखना पड़ेगा। इसमें एल्प्स माउंटेन यूरोप में, ये एल्प्स माउंटेन, आप सभी को पता है कि एल्प्स माउंटेन कहाँ है। ठीक है, एल्प्स माउंटेन यूरोप के रीजन में, ये भी वार्म है। फिर ये, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये ग्रेप्स का के कल्टीवेशन में ये मदद करता है, फार्मिंग से मदद करता है। फिर ये हम आगे देखते हैं सिरोको को। सिरोको सहारा और मेडिटेरियन के रीजन में हमें देखने को मिलेगा। सिरोको सहारा डिजर्ट से लेके पूरा मेडिटेरियन के क्षेत्र तक हमें देखने को मिलेगा, इस रीजन तक। हॉट एंड डस्टी विंड्स हमें देखने को मिलता है। हॉट एंड डस्टी विंड्स क्योंकि एटलस माउंटेन के आसपास जो है जब डस्ट उड़ते हैं तो एनवायरनमेंट में या इसमें इन जब डस्ट देखने को मिलते हैं तो पार्टिकल्स जो है पार्टिकल लेडन एयर बोलते हैं उसको। इसका मतलब ये हुआ कि हवा के साथ में छोटे छोटे कण जो है मिले होते हैं, जिसकी वजह से डस्टी विंड्स होता है, हॉट एंड डस्टी विंड्स होता है। और उस पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स होता है, जो कण होते हैं जो मिलता है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से और ये वेरी हॉट विंड बन जाता है वहाँ के आसपास के रीजन्स में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि इसका सेम डस्ट फिर हमें देखने को मिलता है कि यही सैंड या डस्ट, ये सब सारी चीजें यूरोप के आसपास के रीजन में देखने को मिल जाता है। तो ये पूछा जाता है कई बार ऐसे कि सिरोको का इफेक्ट जो है यूरोप में है कि नहीं है, या सिरोको का विंड जो है मेडिटेरियन के आसपास है कि नहीं है, या कौन सा विंड है ये सिरोको, ऐसे करके ये सवाल यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं सेंटा एना के। सेंटा एना के बारे में, ये कैलिफोर्निया यूएसए का है। ये भी हॉट एंड ड्राई विंड्स है, इंक्रीज करता है वाइल्ड फायर रिस्क। अब ये आप लोगों ने सुना होगा 2-3 सालों में कि चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो, कि कैलिफोर्निया के आसपास रीजन में बहुत ज्यादा आग लगने की चांसेस होते हैं, या वहाँ के जंगलें बहुत ज्यादा खत्म हो गई जस्ट बिकॉज वहाँ पे वाइल्ड फायर की वजह से, जंगल में आग लगने की वजह से। तो ये हॉट एंड ड्राई विंड्स होता है, जिसकी वजह से ये वाइल्ड फायर को और एक तरीके से बढ़ावा देता है, उसमें और रिस्क ज्यादा पैदा करता है। तो इस वजह से वाइल्ड फायर में कहीं ना कहीं ये इंक्रीज करता है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है वहाँ के लोगों के लिए, कैलिफोर्निया के आसपास जो लोग हैं जो रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम खमसिन देखेंगे। खमसिन, खमसिन ये इजिप्ट या नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट में है। ये भी हॉट एंड डस्टी विंड्स होता है, इसमें भी डस्ट पाया जाता है। ठीक है, और ये स्प्रिंग सीजन में ब्लो करता है। ठीक है, इसका पर्टिकुलरली इसको अगर देखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा कि ये स्प्रिंग सीजन में
ब्लो करता है। फिर हरमेटन है, हरमेटन वेस्ट अफ्रीका में है। हरमेटन कहाँ है? वेस्ट अफ्रीका में हरमेटन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, हरमेटन वेस्ट अफ्रीका में। और ये भी हॉट एंड ड्राई डस्टी विंड्स है, वार्म है। और इसको एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर इससे पहले हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को देख रहे थे, बता रहे थे यहाँ कि स्नो ईटर कौन सा है। तो अगर चिनूक जो है स्नो ईटर है, तो चिनूक के बाद हमें दूसरा याद करना पड़ेगा यहाँ पे कि डॉक्टर विंड्स कौन सा है। ठीक, क्या है इसका? डॉक्टर विंड्स कौन सा है? तो डॉक्टर विंड कौन सा है? ह- हरमैटन जो है डॉक्टर विंड्स है। चिनूक क्या है हमारा? स्नो ईटर है। सिनिक स्नो ईटर है और ये डॉक्टर विंड है। ठीक है। फिर ब्रिक फेल्डर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वेरी हॉट टेम्परेचर हो जाता है। एक्सट्रीम हीट कंडीशन पैदा करने में ये ज्यादा मदद करता है। ठीक, ये हमने हॉट विंड्स को देखा कि इसमें मेनली पूछता है लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, और मैच करने के लिए पूछता है। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर अब हम कोल्ड विंड्स को देखते हैं कि कौन कौन से कोल्ड विंड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से कोल्ड विंड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर तो कोल्ड विंड्स में सबसे इम्पोर्टेंट है मिस्ट्रेल, ये फ्रांस में आता है। ये रॉन के रीजन है यहाँ पे। फिर बोरा आता है एड्रियाटिक सी में। ठीक है। और इन दोनों की वजह से दोनों में हमें देखने को मिलेगा क्या? वेरी कोल्ड एंड फ्रीजिंग जोन क्रिएट करते हैं ये दोनों। ठीक है। फिर इसमें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग विंटर विंड टुवर्ड द मेडिटेरियन सी के तरफ विंटर विंड जो है, स्ट्रॉन्ग विंटर विंड जो है ब्लो करते हैं, और जिसकी वजह से मेडिटेरियन के आसपास कोल्ड सीजन होता है। विंटर में कोल्ड एयर ब्लो करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से। ठीक है। फिर बोरा हमें देखने को मिलेगा। बोरा यहाँ पे है एड्रियाटिक कोस्ट पे, ईस्टर्न यूरोप पे। और जिसकी वजह से वायलेंट विंटर विंड बोलते हैं उसको। वायलेंट विंटर विंड क्यों बोलते हैं इसको? जिसकी वजह से यहाँ पे जो फार्मिंग सी एग्रीकल्चर एटसेट्रा चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये फ्रीजिंग जोन क्रिएट करता है बोरा। तो उसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर या वहाँ पे फार्मिंग एटसेट्रा, ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो वायलेंट विंड होने की वजह से वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं ब्लिजार्ड है। ब्लिजार्ड है, ये पोलर रीजन में है। फिर पंपेरो है, ये अर्जेंटीना के। पंपेरो या पंपास आप लोग जानते ही होंगे। पेरेरीज एंड पंपास दो ग्रासलैंड है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो पंपास से, चलिए आप लोग कमेंट में ये बताइए कि पेरेरीज कहाँ का ग्रासलैंड है और पंपास कहाँ का ग्रासलैंड है। ये दोनों को आप कमेंट में बताइए हमें। ठीक। पंपेरो कहाँ का है? पंपेरो अर्जेंटीना का पंपास का, अर्जेंटीना का पंपास है। कोल्ड विंड्स है, ये भी ब्रिंग सडन टेम्परेचर को फॉल कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अचानक से डाउन हो जाता है। फिर आता है परगा। परगा के बाद, परगा कहाँ का है? ये साइबेरियन रीजन में देखने को मिलता है। और इसकी वजह से, इस विंड्स की वजह से एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। और जिसकी वजह से एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? स्नो स्टॉर्म्स होंगे। तो ठीक है, क्या होगा? एसोसिएटेड विद द हैवी स्नो स्टॉर्म्स, जिसकी वजह से स्नो स्टॉर्म्स होता है। फिर नॉर्दर्स है। फिर नॉर्दर्स के बाद विली विली है। विली विली को कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, हमने देखा है कई बार क्वेश्चंस विली विली को लेके बनाए गए हैं, पेम्पेरो को लेके बनाए गए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि कौन सा किस रीजन में है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। या मैच ऑफ द फॉलोइंग ही करके क्वेश्चंस नॉर्मली बनाए जाते हैं। या अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस अगर पीसीएस में बनाए जाते हैं, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में, तो वहां भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये सब सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक। अब हम ओशन करंट के बारे में बात करते हैं कि ओशन करंट भी आएगा। ओशन करंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ज्योग्राफिकल टॉपिक हो जाता है आप सभी के लिए। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हॉट कौन सा है और कोल्ड कौन सा है। बेसिकली इसमें कई बार कहता है कि ये इसको इधर से उधर करता है, और उसके बाद कहता है कि ये हॉट है और ये कोल्ड है, कोल्ड को हॉट में मैच कर देता है, हॉट को कोल्ड में मैच कर देता है। या लोकेशन पूछ देता है कि कुरोशियो का है, ओयोशियो कहाँ है। या फिर डायरेक्टली पूछ देता है कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे सब क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल में तो बनाए जाते हैं, या उसके देखोगे आप पीसीएस में भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो उसमें भी ऐसे सब क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हॉट ओशन करंट्स कौन से हैं, हॉट ओशन करंट्स में कौन कौन से ओशन करंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।
तो पहले हम देखते हैं गल्फ स्ट्रीम के बारे में। गल्फ स्ट्रीम एक ओशन करंट है ये, ठीक। गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें देखने को मिलेगा। फिर हॉट करंट है ये, वार्म वेस्टर्न यूरोप एड्स नेविगेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से नेविगेशन में मदद मिलती है। और यूरोप का जो आधा पार्ट है, जिसकी वजह से यूरोप के आधे पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि बेसिकली यूरोप का जो रीजन है वो देखने को हमें ये मिलता है कि वहां पे टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इस करंट की वजह से, गल्फ स्ट्रीम की वजह से, यूरोप में जो टेम्परेचर है वो वार्म कर देता है, वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये कहाँ है? अटलांटिक ओशन में होता है, वार्म करंट है, मॉडरेट क्लाइमेट करते क्रिएट करता है यूरोपियन रीजन्स में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था कि कोरोशियो ओयोशियो के बारे में पूछता है। तो कोरोशियो जो है ये हॉट करंट है, पैसिफिक नियर जापान के रीजन में है, यहाँ पे वार्म करंट है। और इसी को हम ब्लैक करंट के भी नाम से जानते हैं। और जिसकी वजह से जापान में क्या होता है कि रेनफॉल बढ़ जाती है, या रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट, ठीक है, कोरोशियो करंट। तो आप लोग इसको याद कर लें, रट जाएं, क्योंकि कोरोशियो ओयोशियो हमेशा कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी ये करंट्स हैं, विंड्स है, इस टॉपिक को कम से कम कवर करके रखें, याद करके रखें, क्योंकि आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को हमेशा किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। आप सभी को पता है कि कंपटीशन का नेचर इतना डिफरेंट हो चुका है कि एक एक मार्क्स या दो दो मार्क्स बहुत, या पॉइंट में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ब्राजील के करंट है, जिसको ब्राजीलियन करंट बोलते हैं। ब्राजीलियन करंट कहाँ है? ये अटलांटिक ओशन के साउथ में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन के साउथ में है, और ब्राजीलियन की कोस्ट के लॉन्ग जो है वहां पे ये करंट फ्लो होता है। फिर अगुल्हास करंट है, ये इंडियन ओशन में है। अब ये कई बार क्या करता है कि अगुदास करंट लिख देगा और कहेगा कि ये अटलांटिक ओशन में है, या ये पैसिफिक ओशन में है। तो ऐसे कई बार ओशन को भी मैच करने के लिए आता है। तो आप लोग ये जरूर देखें कि कौन सा लोकेशन है, कहाँ है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये पैसिफिक रीजन में है, ठीक। अलास्का करंट है, ये नॉर्थ पैसिफिक रीजन में है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक। तो इन सबको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कोल्ड ओशन करंट्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट कोल्ड ओशन करंट्स हैं, इसलिए हमने क्या किया कि इसको ये जो अभी करंट्स वाला या विंड्स वाला जो चैप्टर है, इसमें हमने ये कोशिश किया कि अ, हम हॉट को अलग कर देते हैं और कोल्ड को अलग कर देते हैं, कि जिसकी वजह से आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, और आसानी से आप ग्रेस्प कर पाओगे, पता कर पाओगे कि कहाँ कौन सा होगा, कौन से रीजन में होगा। इसलिए इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी डाली जा चुकी है। और आप लोग इसका पीडीएफ वहां से देख लें, अभी सिर्फ आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाए रखें, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं कौन कौन से कोल्ड करंट्स हैं। कोल्ड करंट्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेब्राडोर करंट्स मिलेगा, ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन में हमें देखने को मिलेगा, यह प्योर कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज फॉग वेयर इट मीट्स गल्फ स्ट्रीम। क्या होता है? फॉग क्रिएट करता है जहां पे गल्फ स्ट्रीम में, गल्फ स्ट्रीम से मिलता है। गल्फ स्ट्रीम मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट्स अभी देख रहे थे कि हॉट करंट क्या है, गल्फ स्ट्रीम। तो अगर ये लेब्राडोर करंट ऊपर से आता है और क्या कहते हैं उसे, ईस्टर्न अमेरिकन साइड से, फिर ये फ्लो होके जब वापस आता है तो दोनों करंट्स मैच करते हैं और वहां पे फॉग क्रिएट होता है, ठीक है। कैनरी करंट, कैनरी करंट अटलांटिक ओशन नियर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये फ्लो करता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सहारा डिजर्ट की एरिडिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैनरी करंट ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सहारा डेजर्ट की जो जो एरिडिटी है कि एरिड रीजन है सहारा डेजर्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ एरिडिटी सहारा डेजर्ट, कैनरी करंट की वजह से ही एरिडिटी सहारा डेजर्ट में होता है। उसी के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर कैनरी करंट है, जिसकी वजह से कि सहारा डेजर्ट में हमें एरिडिटी देखने को मिलता है, ठीक। तो इसलिए कैनरी करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सब करंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ करंट्स बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे।
फिर आप देखिए कैलिफोर्निया करंट्स हैं, ये पैसिफिक ओशन में है और क्रिएट्स कूल ड्राई क्लाइमेट्स इन द कैलिफोर्निया। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। फिर पेरू हमबोल्ट करंट है, बेंगुला करंट है, ओयोशियो करंट है। ठीक, अभी ये देखते हैं कि अभी हमने यहाँ देखा कि पेरू करंट, पेरू या हमबोल्ट, ये पेरू का रीजन आप लोगों को पता है कि साउथ अमेरिकन रीजन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। और अटाकामा डिजर्ट वहां पे मिलता है, पेरू के कॉर्नर पे आप देखोगे तो अटाकामा डिजर्ट है। साउथ अमेरिका के जब आप मैप देखते हो तो नीचे वाला पार्ट में, तो तो ये वाला जो पार्ट है तो अटाकामा डिजर्ट का पार्ट है ये। तो अटाकामा डिजर्ट तो साउथ अटलांटिक ओशन में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर ओयोशियो करंट। ओयोशियो करंट आपको बता दूं कि ये जापान के आसपास, और ये करंट कोल्ड है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले कोरोशियो देखा, वो वार्म था। तो दोनों करंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों करंट अलग अलग है, एक कोरोशियो है और ओरोशियो है। तो जो ओरोशियो है, ओयोशियो है वो कोल्ड है, जो कोरोशियो है वो वार्म है। ठीक है, फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है यहाँ पे, फिर ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब करंट्स हैं जो हमें देखने को मिल रहा है कि किसकी वजह से क्या होता है। तो ये जनरली मैच करने के लिए आता है या पूछ देता है कि कौन से एरियाज में है कौन कौन सा करंट्स है। ये इसको आप जरूर एक बार देख लें। फिर हम ये देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता है कि करंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। करंट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करता है। कई जगहों पे रेनफॉल ज्यादा बढ़ा देता है, कई जगहों पे रेनफॉल कम कर देता है। या फिर जहाँ पे करंट्स दोनों आपस में मैच करते हैं वहां पे फिशिंग ग्राउंड्स भी क्रिएट करता है। आप सभी को पता है कि फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ क्रिएट होता है, जहाँ पे दो करंट्स आपस में मिलते हैं वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर जब होगा तो फिश के लिए वहां पे हैबिटेट जोन बनेगा। जब फिश के लिए हैबिटेट जोन बनेगा तो वहां पे फिशेज जो है, फिशेज के लिए एक तरीके से फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। तो जो भी लोग हैं जो फिशिंग करते हैं या उस क्षेत्र में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दो करंट जहां आपस में मिल रही हो वहीं पे वो लोग ये फिशिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। तो फिशिंग ग्राउंड्स के लिए रिच, हमने क्या देखा कि फिशिंग न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर होते हैं, क्रिएट्स करता है यहाँ पे। ठीक है, फिशिंग ग्राउंड्स होता है तो, और वार्म और कोल्ड करंट दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि करंट्स का और क्या काम है। करंट्स का काम है नेविगेशन के लिए, नेविगेशन को इम्प्रूव करता है। कई बार रूट्स को चेंज करना पड़ता है जो नेविगेशन में यूज किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए जाते हैं। तो इस सब के लिए नेविगेशन में ये हेल्प करता है, मरीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, फिर कई बार करंट्स का क्या काम है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है करंट्स की वजह से। ठीक है, वार्म करंटली इंटेंसिफाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में को इंटेंसिफाई करने में या उसको और मजबूती देने के लिए ये करंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट्स का हमने देख लिया कि ओशन करंट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्लाइमेट को कंट्रोल करना, रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करना, फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट करना, नेविगेशन में हेल्प करना और साइक्लोन क्रिएट करना, को इंटेंसिफाई करने में मदद करना। ये 4 या 5 बातें आप लोग याद कर लें कि अगर पूछा जाता है, अगर ऐसे सेंटेंस में बनाए जाते हैं या स्टेटमेंट में बनाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये फैक्ट मैंने आप लोगों को ऊपर दिया था कि स्नोई टर्स विंड्स कौन से हैं, डॉक्टर विंड्स कौन से हैं, या कोल्ड विंड्स ऑफ फ्रांस कौन से हैं, या हॉट विंड्स कौन से हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। अब हम दूसरे टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।